Hello students, this is Dr. Vinod Reddy and you are watching YouTube channel My Physics Classroom. इस वीडियो में हम स्केलर वर्सेस वेक्टर इस टॉपिक को पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. As per survey, more than 80% students feel that physics is a difficult subject. सर फिजिक्स डिफिकल्ट क्यों लगता है? बहुत सारे रीजंस है. सबसे मेन रीजन है उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते. जो भी बेसिक्स चाहिए वो क्लियर नहीं होता. अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो 100% आपको फिजिक्स डिफिकल्ट लगेगा ही. लेकिन जिस स्टूडेंट्स के कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं उसके लिए फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट. मेरा काम है सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करके देना. और आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका यूज हम पूरे फिजिक्स में करने वाले हैं. वेक्टर्स क्या होते हैं, डिफरेंट कैसे है स्केलर से, वेक्टर्स के टाइप कौन कौन से, ये पूरे हम डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट. तो यहाँ पे वेक्टर्स को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे या एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे. लेट अस इमेजिन दैट ऑन दिस टेबल देयर इज अ वन ब्लॉक व्हिच इज केप्ट. उस ब्लॉक के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं. सो जो भी फोर्स हम इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करने वाले दैट फोर्स इज एफ. उस ब्लॉक का जो भी मास है दैट मास इट इज रिप्रेजेंट बाय एम. जब हम उस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा. लेट अस अज्यूम दैट जो भी टेबल का सरफेस है और ब्लॉक का लोअर सरफेस है दे आर फ्रिक्शनलेस सरफेस. अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो डेफिनेटली यहाँ पे उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा. जो भी एक्सेलरेशन होगा दैट एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन. अब हमने सिंपल एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे परफॉर्म किया है और उस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने के लिए हमें तीन फिजिकल क्वांटिटीज वहां पे जरूरत पड़ रही है. तो फर्स्ट वन इज अ फोर्स, सेकंड वन इज अ मास, थर्ड वन इज अ एक्सेलरेशन. ओके. अब यहाँ पे अगर मैं आपको पूछता हूं कि इन तीन फिजिकल क्वांटिटी में से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर कहेंगे और किस फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर कहेंगे, तो बहुत सिंपल है सर. कैसे देखिएगा, यहाँ पे जिस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है उस फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर कहेंगे. फॉर एग्जांपल अगर इस ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो 100% फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है. मान के चलिए कि यहाँ पे मैं 10 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ तो इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ. तो यहाँ पे फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो पैरामीटर्स की जरूरत होगी. द फर्स्ट वन इज कितना क्वांटिटी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हैं. ये दोनों क्वांटिटी दोनों पैरामीटर की जरूरत हमें होगा फोर्स को डिफाइन करने के लिए. सो जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत होती है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर कहेंगे. क्या कहेंगे सर? वेक्टर कहेंगे. अब देखिए सेकंड फिजिकल पैरामीटर से यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है मास. अब सर जब भी हम मास को एक्सप्रेस करते हैं सिर्फ किलोग्राम में एक्सप्रेस करते हैं कि 10 किलोग्राम है नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसा कभी बोलते हैं कि 10 किलोग्राम है इस डायरेक्शन में, ऐसा कभी हम बोलते नहीं बोलते हैं. सिर्फ मास जो भी होता है उसको हमें एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है. अब जिन फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर कहेंगे. ओके. सो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. फोर्स को हमें एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है. देयरफॉर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. उसी तरह तीसरा जो भी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे इट्स एक्सेलरेशन, क्योंकि जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन होगा. अब सर एक्सेलरेशन को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो कितना एक्सेलरेशन हो रहा है? ओके. तो उसका मैग्नीट्यूड की जरूरत हमें होगा, मैग्नीट्यूड की जरूरत होगा प्लस
किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, ये भी हमें रिप्रेजेंट करना होता है। सो डायरेक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे 3 फिजिकल क्वांटिटीज है, तीनों में से 2 फिजिकल क्वांटिटीज जो भी है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है। जबकि एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। ओके? तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ-साथ डायरेक्शन की जरूरत होगी, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर्स कहेंगे। और जिन फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, उसको हम स्केलर कहेंगे। अब इस रूम का जो भी टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस है। अब 27 डिग्री सेल्सियस सिर्फ इतना बता दिया, एक्सप्रेस हो गया। अब 27 डिग्री सेल्सियस कभी हम ये बताते हैं कि इट इज अलोंग नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन में इतना टेम्परेचर है, या ईस्ट टू वेस्ट में इतना टेम्परेचर है, ऐसा कुछ हम डायरेक्शन बताते हैं क्या? नहीं बताते सर। सो जब हम डायरेक्शन का यहाँ पे जिक्र नहीं करते, तो टेम्परेचर जो भी है विच इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, सो दिस टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत वहां पे होती है, डायरेक्शन हम लिखते ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है। ओके, तो किन क्वांटिटीज को हम स्केलर कहेंगे? ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसको एक्सप्रेस करते वक्त सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे सर? स्केलर्स। और किन फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर्स कहेंगे? जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर्स कहेंगे। ओके, अब सर वेक्टर्स के ऊपर ही हमें फोकस करना है पूरे यूनिट में, तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट है। ओके, अब फिजिकल क्वांटिटीज जो भी है उसके पहले दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। अब एग्जांपल के तौर पे, सो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से है सर? फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत होती है। और ऐसे भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी। कौन कौन से है सर? जैसे कि मास हो गया, उसके बाद टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर, उसके बाद वॉल्यूम हो गया। ओके, सो दीज आर दी फिजिकल क्वांटिटीज, या डेंसिटी हम जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दीज आर दी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? स्केलर्स। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, यानी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। अब सर इन वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? मान के चलिए कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ओके, दिस इज द पॉइंट ए, इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके रुक गया एट पॉइंट बी। उसका मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है सर? ए से। फोर्स अप्लाई करने के बाद वो कहाँ पे रुक गया? बी पे। तो उस ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए से लेके बी तक इतना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। अब उस डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स? तो दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो उसे हम इस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज अ इनिशियल पॉइंट, दिस वन इज अ टर्मिनल पॉइंट, जहां पे वो एंड हो रहा है। ओके, सो ए से लेके बी तक, दिस इज द नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब उसको नोट कैसे करते हैं या उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सो वी कैन से दैट ए बी एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का हम वेक्टर ड्रॉ कर रहे थे? डिस्प्लेसमेंट को। सो डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे या स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं एस बार भी लिख सकता हूं। तो एस बार इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सो एस बार इट इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर। ओके, ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोस्टली हम जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो भी नोटेशन है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो एस बार, दिस वन इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज कॉल्ड एज एन टेल, दिस इज अ टर्मिनल पॉइंट विच इज कॉल्ड एज एन हेड,
हेड ऑफ द वेक्टर, दिस वन इज द टेल ऑफ द वेक्टर। ओके, सो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका यूज हम बहुत बार करने वाले हैं, हर एक चैप्टर में लगभग। ओके, सो कितने टाइप्स के वेक्टर्स है, जैसे कि मैंने कहा था कि हमें सिर्फ वेक्टर्स के ऊपर फोकस करना है। ओके, सो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, द फर्स्ट वन इज पैरेलल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को लीनियर वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर्स। इसके अलावा यहाँ पे concurrent vectors, null vector, unit vector, orthogonal unit vectors, polar vector, axial vectors, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर्स है। अब हम हर एक टाइप ऑफ वेक्टर्स को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज अ पैरेलल वेक्टर। सर पैरेलल वेक्टर्स क्या है? जब सिंपल डेफिनेशन है, वेक्टर्स एक्टिंग along the same line, ओके, और along parallel lines are called as in parallel vectors। अगर दो वेक्टर्स है, अगर दोनों वेक्टर्स एक ही लाइन पे है या पैरेलल लाइन पे है, तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे सर? पैरेलल वेक्टर कहेंगे। ओके, सो मान के चलिए कि यहाँ पे एग्जांपल है, सो दिस इज अ F1 फोर्स, दिस वन इज अ F2 फोर्स। ओके, हमने यहाँ पे दो वेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। F1 फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे 10 यूनिट 10 न्यूटन, और इसका मैग्नीट्यूड हम कंसिडर करेंगे 5 न्यूटन। अब सर यहाँ पे दो वेक्टर्स है। ओके, दो वेक्टर्स है, दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन जो भी है वो सेम है। ओके, दे आर लेइंग along the line which are parallel to each other, parallel to each other। ये दोनों लाइंस जो भी है एक में को पैरेलल है। ओके, सो इन दोनों का डायरेक्शन हम कहेंगे कि दे आर इन अ सेम डायरेक्शन, दे आर इन अ सेम डायरेक्शन इवन दो द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स आर डिफरेंट। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है सर? 10 न्यूटन है। सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है सर? 5 न्यूटन है। दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम होगा या डिफरेंट होगा उसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन अगर सेम होता है, ऐसे दो वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर कहेंगे। Vectors acting along the same line or along the parallel lines are called parallel vectors। ओके, उसी तरह अगर मैं यहाँ पे दो वेक्टर्स और लेता हूं, अब इन दोनों वेक्टर्स को आप देखेंगे तो डायरेक्शन सेम है, दे आर along the parallel lines। ओके, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे सेम है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। हमें सिर्फ एक ही कंडीशन चाहिए था पैरेलल वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए, दैट वन इज अ डायरेक्शन। ओके, अगर डायरेक्शन सेम है दोनों का तो दे आर द पैरेलल वेक्टर्स। दिस टू वेक्टर आल्सो द पैरेलल वेक्टर, दिस टू वेक्टर्स आर द पैरेलल वेक्टर्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? ये दो वेक्टर्स जो भी है इनका डायरेक्शन सेम है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। ओके, हमें सिर्फ किससे मतलब है? डायरेक्शन से। तो दिस टू वेक्टर्स, ओके, दिस टू वेक्टर्स आर कॉल्ड एज एन पैरेलल वेक्टर्स, these two vectors are also called as parallel vectors। the first one parallel vector। second, अब equal vectors। अब किन दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहेंगे? यहां पे देखिए, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे दो कंडीशंस आ गई, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ओके, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कहीं पे भी हो, दैट टेल्स कैसे भी स्टार्ट होते हो। ओके, सो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ओके, सो इमेजिन दैट दिस वन इज अ F1 force which is equals to 10 Newton, this is the F2 force which is equals to 10 Newton। अब दो वेक्टर्स है सर, हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन कैसा है? सेम है, और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। सो वी कैन से दैट दिस F1 वेक्टर इज इक्वल टू F2 वेक्टर। इन दोनों को हम कैसे कह सकते हैं? दे आर द इक्वल वेक्टर्स। ओके, सो इक्वल वेक्टर्स के लिए दो कंडीशन है, फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सेकंड वन इज
डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। अब मैं सर एक क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या हर दो इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स होंगे? क्या हर दो इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स होंगे? द आंसर इज दैट यस सर। क्या दो पैरेलल वेक्टर्स हमेशा इक्वल वेक्टर होंगे? पॉसिबली यस या नो, डिपेंडिंग ऑन, अगर दो पैरेलल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन तो सेम है ही, अगर मैग्नीट्यूड सेम होता है तो उन दोनों को हम क्या कहेंगे सर? दिस टू इक्वल वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर सॉरी, टू पैरेलल वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड एज एन इक्वल वेक्टर। ओके, सो पैरेलल वेक्टर के लिए एक ही कंडीशन था, डायरेक्शन शुड बी सेम। इक्वल वेक्टर के लिए दो कंडीशन आ गए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज अ एंटी पैरेलल वेक्टर्स। सर हमने तो पैरेलल वेक्टर डिफाइन कर लिया था, अब एंटी पैरेलल क्या होना चाहिए? देखिए, वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एज एन एंटी पैरेलल वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये दो वेक्टर्स जो भी है दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि सर दिस इज अ f1 वेक्टर, दिस वन इज अ f2 वेक्टर। ओके, अब इन दोनों का जो भी डायरेक्शन है ये अपोजिट है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है और एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर आ रहा है, तो ये दो वेक्टर्स को हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। अब यहाँ पे एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो भी है वो सेम डायमेंशन के हो सकते हैं या डिफरेंट डायमेंशन के हो सकते हैं। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द थर्ड वेक्टर व्हिच इज अ f3 वेक्टर। सर अब मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, f1 वेक्टर और f3 वेक्टर क्या एंटी पैरेलल है? नहीं सर, वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो कौन से वेक्टर्स होंगे सर? f1 और f3 पैरेलल वेक्टर्स होंगे। कौन से वेक्टर्स? पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम है। क्या f3 वेक्टर और f2 वेक्टर, f3 वेक्टर एंड f2 वेक्टर एंटी पैरेलल है क्या? यस सर, एंटी पैरेलल है, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन कैसे है सर? अपोजिट है। ओके, उसी तरह f1 वेक्टर और f2 वेक्टर ये दोनों भी एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल के लिए डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अब यहां पे ये दो वेक्टर्स देखिएगा, इन दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है यानी अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। ओके, फिर भी हमें कंडीशन है कि दो वेक्टर्स की डायरेक्शन कैसे होना चाहिए सर? अपोजिट होना चाहिए। सो दिस टू वेक्टर्स आर कॉल्ड एज एन एंटी पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट वन, नेगेटिव वेक्टर। अब किस वेक्टर को हम नेगेटिव वेक्टर कहेंगे या अपोजिट वेक्टर? टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, okay, two vector having same magnitude but opposite direction are called as an negative vectors of each other. For example, यहाँ पे दो vectors है, okay, so imagine this is a a vector, this one is a b vector। अब इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, मान के चलिए कि इसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट और इसका भी मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट। ओके, सो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, ऐसे दो वेक्टर्स को हम एक नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। सो बी इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए और ए इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी, दोनों वेक्टर्स एक में के नेगेटिव वेक्टर्स कहेंगे। ओके, सो टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शंस आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर। दोनों वेक्टर एक में के नेगेटिव वेक्टर्स है। ये भी दो वेक्टर वैसे ही है। ओके, दोनों के डायरेक्शन कैसे है सर? अपोजिट। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे दिख रहा है हमें? सेम। सो दिस टू वेक्टर्स आर कॉल्ड एज एन अपोजिट वेक्टर्स, सॉरी नेगेटिव वेक्टर्स। देन co-initial vector, co-initial vector, the vectors having a common initial point, जहां से इन वेक्टर्स की शुरुआत हो रही है, अगर वो पॉइंट सेम है, भले ही किसी डायरेक्शन में भी वेक्टर्स जाए, okay, these all vectors are called as an co-initial vectors। Imagine that this one is a a vector, this one is a b vector, this one is a c vector। so इनका जो भी इनिशियल पॉइंट है, दिस इज दैट पॉइंट। सो सी वेक्टर यहां से निकल रहा है, बी वेक्टर भी यहां से इनिशिएट हो रहा है और ए वेक्टर भी यहां से इनिशिएट हो रहा है। ओके, सो सभी वेक्टर्स ए बी सी, ये तीनों वेक्टर्स
एक ही इनिशियल पॉइंट से इनिशिएट हो रहे हैं, सो देयरफॉर ए, बी एंड सी वेक्टर्स आर कॉल्ड एज एन को इनिशियल वेक्टर्स। अब सर सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, अब एक पॉइंट है, ओके, सो एक पॉइंट से एक वेक्टर ऐसा गया, एक वेक्टर ऐसा गया, एक वेक्टर ऐसा गया, एक वेक्टर ऐसा गया, ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स यहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, सभी का इनिशियल पॉइंट सेम है। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ इनिशियल को इनिशियल वेक्टर्स हो सकते हैं जो कि एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं? कितने पॉइंट्स कितने वेक्टर्स हो सकते हैं जो कि को इनिशियल वेक्टर्स है? द आंसर इज दैट इनफाइनाइट। ओके सर, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, तो हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में ऊपर नीचे, ओके, थ्री डायमेंशनली बहुत सारे वेक्टर्स वहां से को इनिशिएट हो सकते हैं। तो सभी वेक्टर्स को हम को इनिशियल वेक्टर्स कहेंगे। ऐसे कितने नंबर ऑफ इनिशियल वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर हो सकते हैं? तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ को इनिशियल वेक्टर्स हो सकते हैं। सो को इनिशियल वेक्टर्स को डिफाइन करना बहुत ही ईजी है, उनका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। ओके, तो वेक्टर्स हैविंग अ कॉमन इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट वन इज अ को लीनियर वेक्टर्स। को लीनियर वेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स दैट एक्ट along द सेम लाइन, एक ही लाइन पे एक्ट होना चाहिए, आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। सर यहाँ पे कंडीशन सिर्फ एक लाइन में एक्ट होना है, इतना ही लिखा है कोलिनियर वेक्टर्स के लिए। ओके, सो यहाँ पे देखिए, ये दो वेक्टर्स जो भी है, दे आर लेइंग ऑन अ सिंगल लाइन, एक ही लाइन में है। सो दिस टू वेक्टर्स वी कैन से दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कॉल्ड एज एन कोलिनियर वेक्टर। ओके, ये वेक्टर्स कैसे है सर? कोलिनियर है बिकॉज दे आर लाइंग ऑन अ सेम लाइन। ओके, अब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या ये दो वेक्टर्स, मान के चलिए कि एक ही लाइन पे है, क्या ये दो वेक्टर्स सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, क्या ये दो वेक्टर्स एक ही लाइन पे, ऐसा इमेजिन करके चलिए, ऊपर नीचे थोड़ा दिख रहा है आपको, लेट अस अज्यूम दैट दिस टू वेक्टर्स आर लेइंग ऑन अ सेम लाइन। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन डिफरेंट है। ओके, स्टिल दे आर लेइंग ऑन अ सेम लाइन। अब डायरेक्शन भले ही डिफरेंट है, लेकिन वो एक ही लाइन पे दिख रहे हैं हमें। तो क्या इन दो वेक्टर्स को, वेक्टर सी और डी वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर कहेंगे? द आंसर इज दैट यस, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे है कि सेम लाइन पे आना चाहिए। दे आर नॉट टेलिंग अबाउट डायरेक्शंस। ओके, डेफिनेशन में वो नहीं बता रहे हमें कि डायरेक्शन एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे these two vectors are the collinear vectors, also they are the parallel vectors. These two vectors are the collinear vector, they are the anti-parallel vectors. इसी तरह इन दो वेक्टर्स को हम देख सकते हैं, they are the anti-parallel vector collinear, these are the parallel vectors collinear. ओके, तो इस टाइप के वेक्टर्स को जो कि एक ही लाइन पे आते हैं, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे सर? कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। नेक्स्ट वन, कोप्लेनर वेक्टर। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, किन वेक्टर्स को हम कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। ओके, अब देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, वेक्टर्स लेइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। अब जितने भी वेक्टर्स है, अगर वो एक ही प्लेन में आ रहे हैं, व्हाट एवर देयर डायरेक्शंस, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे सर? कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। सो समझने के लिए लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस वन इज अ वाई एक्सिस, दिस वन इज अ जेड एक्सिस। ओके, अब ये जो भी प्लेन दिख रहा है आपको, दिस वन नीचे का, दिस इज अ जेड और एक्स एक्सिस से ये प्लेन है। ओके, ये ऐसा वाला प्लेन, दिस इज द वाई एक्स वाई प्लेन। ये जो भी प्लेन आपको दिखेगा, दिस इज अ जेड वाई प्लेन। अब यहाँ पे मैं कुछ वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता हूं। इमेजिन दैट दिस वन इज अ ए वेक्टर, दिस वन इज अ बी वेक्टर। अब ये दो वेक्टर्स जो भी है, ये कौन से प्लेन में है सर? दिस टू वेक्टर आर दे आर लेइंग इन अ एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन में है। ओके, एक्स वाई प्लेन में है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम कोप्लेनर वेक्टर कह सकते हैं,
बिकॉज दे आर लेइंग इन अ सेम प्लेन। कौन सा प्लेन है सर? एक्स वाई प्लेन में है। ओके क्या डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं, डायरेक्शन से हमें लेना देना नहीं है। कंडीशन एक है यहाँ पे कि वो एक ही प्लेन में होना चाहिए। ऐसे कितने वेक्टर्स हो सकते हैं सर? बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं। ये भी वेक्टर जो भी है, दिस इज सी वेक्टर, इमेजिन दैट दिस इज आल्सो लेइंग इन अ एक्स वाई प्लेन, उसी प्लेन में है। अब ए वेक्टर, सी वेक्टर और बी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर्स जो भी है दे आर द कोप्लेनर वेक्टर्स। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे दो वेक्टर्स कंसिडर करते हैं, सो दिस इज द डी वेक्टर and this is the E vector. Okay, so क्या D और E वेक्टर एक ही प्लेन में है क्या? सर हमें दिख रहा है कि दे आर लेइंग इन अ एक्स जेड प्लेन। ओके, एक्स जेड प्लेन में वो है, तो ये दो वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर हो गए। ओके और एक वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इमेजिन दैट दिस इज द एफ वेक्टर। आप थोड़ा सोचिए, एफ वेक्टर जो भी है, हाँ, ए बी और एफ, ए बी और एफ, ये क्या तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स है? यस सर, स्टिल दे आर कोप्लेनर वेक्टर बिकॉज ये जो भी एफ वेक्टर है, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्स वाई प्लेन। ओके, एक्स वाई प्लेन का ही वो पार्ट है। तो एफ वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर, सी वेक्टर, दिस ऑल फोर वेक्टर्स आर कॉल्ड एज एन कोप्लेनर वेक्टर, दे आर लेइंग इन अ एक्स वाई प्लेन। सिमिलरली अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, एफ डी ई, ये तीनों वेक्टर्स क्या एक प्लेन में है? द आंसर इज दैट यस सर, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में भी ये वेक्टर आता है, एक्स वाई प्लेन में भी ये वेक्टर आता है। सो एफ वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, दे आर लेइंग इन एक्स वाई प्लेन, देयरफॉर दिस थ्री वेक्टर्स आर कॉल्ड एज एन कोप्लेनर वेक्टर। ओके, अगर मैं एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ करता हूं लाइक दिस वन, ओके, इसको हम इसको हम पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, पी वेक्टर करके। अब मुझे बताइए सर, एफ वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर और पी वेक्टर, क्या ये एक ही प्लेन में है? द आंसर इज दैट नॉट, क्योंकि ये डिफरेंट प्लेन में है। ओके ये कौन से प्लेन में है सर? ये वाई एक्स प्लेन में आ सकता है, वाई जेड प्लेन में भी आ सकता है। तो ये चारों जो भी है एक प्लेन में नहीं है, ये तीनों एक प्लेन में है। ये तीनों सॉरी चार और ये भी उसी प्लेन में आ रहे हैं। तो ये सभी वेक्टर्स जो भी है दे आर द कोप्लेनर वेक्टर्स। तो सिंपल डेफिनेशन है, अगर एक प्लेन में वेक्टर्स आ रहे हैं तो उन सभी वेक्टर्स को हम कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। ओके नेक्स्ट वन, कॉन्करेंट वेक्टर्स। अब किन दो वेक्टर्स को हम कॉन्करेंट वेक्टर्स कहेंगे जिसका यूज हम बहुत बार करने वाले हैं? जितने भी टाइप्स देख रहे हैं ना, इनका यूज हमें करना है आगे। ओके उस वक्त सिर्फ आएगा कि पैरेलल वेक्टर्स है, तो पैरेलल वेक्टर्स कौन से कहते हैं हमें समझना पड़ेगा। दो वेक्टर्स को हम कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं, आगे जाके बहुत बार हम यूज करने वाले हैं। तो कोप्लेनर वेक्टर मींस व्हाट, हमें समझना पड़ेगा। ओके सो कॉन्करेंट वेक्टर्स हम किसको कहेंगे? वेक्टर्स हुज लाइंस of action, lines of action pass through a common point are called an concurrent vectors. For example, यहाँ पे दो वेक्टर्स लेते हैं। अब ये जो दो वेक्टर है, ओके इस वेक्टर के ऊपर फोकस कीजिए, ये वेक्टर आगे जाने वाला है और ये भी वेक्टर आगे जाने वाला है। ओके तो कहीं ना कहीं ये दोनों वेक्टर्स एक में को मीट करेंगे। सो दिस इज दैट पॉइंट। सो देयरफॉर कहीं ना कहीं आगे जाके ये वेक्टर्स मीट होने वाले, मिलने वाले। तो इन दो वेक्टर्स को, जो दो वेक्टर्स आगे जाके मिलेंगे कहीं ना कहीं, ओके उन दो वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे सर? कॉन्करेंट वेक्टर्स कहेंगे। इसका डेफिनेशन देख लीजिए, वेक्टर्स whose lines of action passing through a common point are called concurrent vectors. So ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये कहीं ना कहीं मीट होने वाले हैं। सो इन दो वेक्टर्स को, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों को हम कॉन्करेंट वेक्टर कह सकते हैं, इनको हम कॉन्करेंट वेक्टर कहेंगे। ओके ये वेक्टर, अब मुझे बताइए दिस इज सी वेक्टर, क्या अब बी वेक्टर और सी वेक्टर, दिस टू वेक्टर्स आर कॉन्करेंट वेक्टर? क्या ये दोनों आगे जाके कहीं मिलेंगे? सर हमें यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि दिस टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर द पैरेलल वेक्टर्स। अगर पैरेलल वेक्टर्स है तो ये कहीं मीट नहीं होने वाले। ओके क्या ए वेक्टर और सी वेक्टर ये कॉन्करेंट वेक्टर है क्या? यस सर, आगे जाके ये जो भी वेक्टर है यहाँ पे मीट होगा।
Okay, so therefore these two vectors we can say that concurrent vector, but B and C are not a concurrent vector. Next one, it's a null vector. Definition देख लेते हैं. A vector whose magnitude is zero, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, एंड whose डायरेक्शन इज इनडिटरमाइंड, डायरेक्शन भी पता नहीं है, मैग्नीट्यूड भी जीरो है, डायरेक्शन भी पता नहीं है, इज कॉल्ड जीरो वेक्टर. सर अब जिस वेक्टर को मैग्नीट्यूड नहीं है, डायरेक्शन भी डिफाइन नहीं है, तो ऐसा वेक्टर हम क्यों हम क्या कहेंगे उसको डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं है और डायरेक्शन भी पता नहीं है. ओके, अ वेक्टर whose magnitude is zero and whose direction is indeterminate, पता नहीं है हमें, इज कॉल्ड जीरो वेक्टर. सर हम जब वेक्टर्स को डील करते हैं, आगे जाके हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रोडक्ट करना है, उस वक्त हमें जीरो मिलता है आउटपुट. तो जीरो जो भी मिलेगा दैट शुड बी द वेक्टर, इसलिए हमें नल वेक्टर को डिफाइन करना है. सो नल वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड हुज डायरेक्शन इज इनडिटरमाइंड. This is also null vector is also called as a zero vector. Zero vector, null vector, both are the same. अब वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है वो डिफाइन करेंगे. अब वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू वन. ओके, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन यूनिट हो, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है सर, वन यूनिट हो, ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे सर, यूनिट वेक्टर कहेंगे. सो इट इंडिकेट डायरेक्शन ओनली, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो वन है, वो सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा. ओके, सो मान के चलिए कि मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं विच इज इक्वल टू 1 न्यूटन. मैंने फोर्स अप्लाई किया विच इज इक्वल टू 1 न्यूटन. अब ये जो भी 1 न्यूटन है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया सर, 1 यूनिट हो गया. तो ये सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, लाइक दिस वन. पोलर वेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है. पोलर वेक्टर्स हम किसको कहेंगे, और एक्सियल वेक्टर इसके बाद आएगा, किसको कहेंगे. देखिए, अ वेक्टर एसोसिएटेड विथ ट्रांसलेशन मोशन and having a definite direction along its line of action is called as polar vectors. सर जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया था. ओके, सो ये जो भी ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, इस सरफेस के ऊपर रखा है, इसके ऊपर मैं कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ एफ, इसका मोशन हो रहा है विद द वेलोसिटी v, इसका एक्सेलरेशन होता है विद द एक्सेलरेशन a. सो वेलोसिटी, फोर्स और एक्सेलरेशन, ये तीनों वेक्टर्स हो गए. ओके, अब यहां पे जब हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस फोर्स की वजह से इसका जो भी मोशन होगा दैट इज अ ट्रांसलेशन मोशन. कौन सा मोशन हो रहा है, ट्रांसलेशन मोशन. ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यहाँ पे है, और फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं. तो ये जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, ये जो भी वेक्टर्स है, ओके, विच आर एसोसिएटेड विथ अ वेक्टर एसोसिएटेड विद द ट्रांसलेशन मोशन एंड हैविंग अ डेफिनेट डायरेक्शन, सभी को डायरेक्शन डेफिनेट है along द लाइन ऑफ एक्शन, इज कॉल्ड एज पोलर वेक्टर्स. तो ऐसे वेक्टर्स को हम पोलर वेक्टर्स कहेंगे. ओके, तो इतना याद रखना है कि जब भी कोई फिनोमिनन हो रहा है, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वहां पे अगर ट्रांसलेशन मोशन होता है, तो उसके रिलेटेड जितने भी वेक्टर्स है, उन सभी वेक्टर्स को हम पोलर वेक्टर्स कहेंगे. कौन से वेक्टर सर, पोलर वेक्टर. ओके, अब नेक्स्ट वन is a axial vector. अब what is axial vector? A vector associated with rotational motion. इसके पहले पोलर वेक्टर में क्या हुआ था सर, ट्रांसलेशन मोशन. अब ऑब्जेक्ट का कौन सा मोशन होने वाला है, रोटेशनल मोशन, एंड डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल इज कॉल्ड एन एक्सियल वेक्टर. अब मान के चलिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर हमने कुछ टॉर्क अप्लाई कर दिया, टॉर्क अप्लाई कर दिया. ओके, टॉर्क क्या होता है सर, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए जो भी फोर्स लगता है, तो दैट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, इट इज अ टॉर्क. ओके, हम आगे जाके पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेकिन अब किसी भी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे अगर मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो भी टॉर्क लगता है, सो दैट टॉर्क इज लाइक इन दिस डायरेक्शन. ओके, सो इसकी जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसकी जो भी एंगुलर वेलोसिटी है, विच इज रिप्रेजेंट बाय ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. सो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज एसोसिएटेड विद दिस
रोटेशनल मोशन। ओके, अब इन सभी का चाहे वो ओमेगा हो, अल्फा हो या टॉर्क हो, इन सभी का डायरेक्शन एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, नहीं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, बट दे आर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज कॉल्ड एज एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो ऐसे जो भी वेक्टर्स है जो रोटेशनल मोशन में इन्वॉल्व है, जो रोटेशनल मोशन के साथ एसोसिएटेड है, ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, ऐसे वेक्टर्स को हम एक्सियल वेक्टर्स कहेंगे। तो इतना हमें याद रखना है, जब भी ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, उसके एसोसिएटेड जो भी वेक्टर्स है उनको हम पोलर वेक्टर्स कहेंगे। जब भी रोटेशन मोशन होता है, उसके एसोसिएटेड जो भी वेक्टर्स होंगे उनको हम एक्सियल वेक्टर्स कहेंगे। ओके, एक्सियल वेक्टर्स कहेंगे। नेक्स्ट इज अ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, बहुत इजी है। दो वेक्टर्स दो वेक्टर्स अगर उन दोनों वेक्टर्स में का एंगल अगर 90 डिग्री आता है, सो ऐसे दो वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल वेक्टर कहेंगे। सो ए वेक्टर इज ऑर्थोगोनल विथ बी वेक्टर, और बी वेक्टर इज ऑर्थोगोनल विथ द ए वेक्टर। सो बोथ वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। सॉरी, सो दो वेक्टर्स ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है। कोई भी दो वेक्टर्स जिनमें एंगल 90 डिग्री हो, ओके, दिस इज द ए वेक्टर, दिस वन इज द बी वेक्टर, कैपिटल से रिप्रेजेंट करें। इनमें अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये दो वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहेंगे। Two vectors are said to be orthogonal if the angle between them is 90 degree. Okay, means दो वेक्टर्स एक में को कैसे होना चाहिए, सब परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट किया जाए। ओके, सो एंगल के लिए हमेशा ये एक याद रखना है कि दोनों के टेल पॉइंट मैच होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक वेक्टर मैं ले रहा हूं, दिस इज अ वन वेक्टर ए, दिस वन इज अ बी वेक्टर। मान के चलिए कि ये बी वेक्टर है, दिस इज द बी वेक्टर। अब सर यहाँ पे इन दोनों का एंगल सेम है क्या? सॉरी, इन दोनों को, ओके, दिस इज दैट लाइन एंड दिस इज द लाइन ऑफ ए, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बी। ओके, अब इन दोनों वेक्टर में का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब सर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बी वेक्टर का इक्वल वेक्टर मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, बी वेक्टर का इक्वल वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। इक्वल वेक्टर की जब बात कर रहे हैं हम, तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। सो दैट बी वेक्टर इट शुड बी लाइक दिस वन। ओके, सो दिस इज अ बी वेक्टर। इस वेक्टर को ही हमने ऊपर ले लिया ताकि दोनों वेक्टर्स के टेल पॉइंट एक पॉइंट पे मीट हो जाए। ओके, सो दोनों की जब टेल पॉइंट मीट हो रहे हैं, अब इन दो वेक्टर्स में जो मिनिमम एंगल आएगा, ओके, जो भी एंगल यहाँ पे दिख रहा है, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एज एन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सर हम बी वेक्टर को ये ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं? नहीं लेके जाना तो मत लेके जाइए, आप ए वेक्टर को नीचे ड्रॉ कर सकते हो। सो ए वेक्टर को अगर ड्रॉ करना है तो इसके पैरेलल लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, जस्ट लाइक दिस वन, और ए वेक्टर का इक्वल वेक्टर में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। सो दिस इज द ए वेक्टर। तो ये जो भी एंगल होगा, मैंने अब बी वेक्टर को एज इट इज रखा है, ए वेक्टर को नीचे शिफ्ट किया है। ओके, सो यहाँ पे जो भी एंगल होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ओके, सो जितना एंगल ऊपर आ रहा था उतना ही एंगल नीचे आ रहा है। आप चाहे बी को ऊपर लेके जाओ या ए के नीचे लाओ, सिर्फ कंडीशन एक है कि दोनों के टेल मैच होना चाहिए। दे शुड बी को इनिशियल वेक्टर ऐसा लगना चाहिए, को इनिशियल वेक्टर ऐसा लगना चाहिए, तब जाके जो भी एंगल वहां पे बनेगा, ओके, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एन एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। तो इन दो वेक्टर्स में यहाँ पे एंगल कितना है सर? 90 डिग्री है। इनके दोनों के टेल पॉइंट यहाँ पे मैच हो चुके हैं। वेक्टर बी एंड वेक्टर ए को इनिशियल है, तो इन दोनों में जो भी एंगल आएगा, दिस एंगल इज अ 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो दिस टू वेक्टर्स आर कॉल्ड एज एन ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। द लास्ट वन, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ओके, जिनका हम अक्सर यूज करने वाले हैं। यूनिट वेक्टर्स दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड एज एन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। सर हम जब फिजिक्स स्टडी करेंगे तो हम तीन यूनिट वेक्टर को डिफाइन करेंगे।
द फर्स्ट वन इज अ आई कैप, second one is a j cap, third one is a k cap. Okay, so this I cap is a unit vector along x-axis. This j cap is a unit vector along y-axis. k cap is a unit vector along z-axis. इन तीनों को हमें हमेशा के लिए याद रखना है. What is I? It is a unit vector along x-axis. What is k? It is a unit vector along y-axis. Oh, sorry, along z-axis. K. Or j is what? It is a unit vector along y-axis. Okay. Now, what is unit vector? हमने already defined किया है. The vector having magnitude 1 unit. The vector having magnitude 1 unit, which represent or which indicate direction only. That vector is called as an unit vector. अब ये जो भी unit vector है, it represent x-axis. ये जो भी unit vector है, j cap, it represent y-axis. ये जो भी unit vector है, it represent z-axis. ओके, सो अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों में एंगल कितना होगा सर? 90 डिग्री होगा. तो आई कैप एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कैप वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इन दोनों एक्सिस में एंगल कितना है? 90 डिग्री है. तो इन दोनों में एंगल कितना होगा सर? 90 डिग्री होगा. अगर इन दोनों यूनिट वेक्टर में एंगल 90 डिग्री होता है, तो दिस टू वेक्टर्स आर कॉल्ड एज एन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर. ओके, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. उसी तरह इन दोनों में एंगल कितना है? 90 डिग्री है. इन दोनों में एंगल कितना होगा सर? 90 डिग्री होगा. सो जे कैप एंड के कैप आर आल्सो कॉल्ड एज एन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर. 90 डिग्री है तो ऑर्थोगोनल, और दोनों यूनिट वेक्टर है, इसलिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. अब ये तीनों वेक्टर्स जो भी है, ध्यान से देखिएगा, तीनों वेक्टर्स एक में को परपेंडिकुलर है. सो दिस थ्री वेक्टर्स आर कॉल्ड एज एन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. ओके, सो हमने अब तक क्या क्या देखा है? हमने देखा है इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, को प्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं. उसके बाद पोलर वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, नल वेक्टर मीन्स जीरो वेक्टर, और यूनिट वेक्टर. इन सबको हमने यहाँ पे वन बाय वन डिफाइन किया है. सो ये सभी जो भी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है, ये आपके क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इनका यूज हम बहुत बार करने वाले हैं. ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.